जा रही थी। रागिनी और उसके मम्मी पापा ट्रेन में उसके साथ सफर कर रहे थे। चाय वाला चिल्ला रहा था, चाय ले लो, गरम गरम चाय। फिर पानी वाला आया, पानी पानी, ठंडा पानी, 20 का एक ठंडा पानी। फिर पान मसाले वाला आया, 14 का 2 राजहंस पान मसाला, तिरंगा पान मसाला, इसमें केसर का दम खाइए और कामयाबी की बुलंदियों को छू लीजिए। पापा कितना शोर शराबा कर रहे हैं ये लोग। हाँ, कभी कभी तो हद कर देते हैं ये लोग। इनका यही काम है, इसी से इनका पेट भरता है। अब तुम्हारे पापा का गांव आने वाला है, सीतापुर से 40 किलोमीटर दूर है अभी जो स्टेशन आएगा। सच भी? मैं गेट पर जा रही हूँ, वैसे भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रागिनी उठकर गेट पर आ गई। ठंडी ठंडी हवाओं का वो आनंद लेने लगी। ट्रेन फुल स्पीड में चलती जा रही थी। ट्रेन हॉर्न बजाकर रास्ते को चीरते हुए चली जा रही थी। अंधेरे में वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूर गांव में टिमटिमाती लाइट दिख रही थी। तभी अजीब सी हवा चली और रागिनी का दुपट्टा उड़ गया। रागिनी गिरते बची। वो वापस आकर बैठ गई। मम्मी, मेरा फेवरेट दुपट्टा उड़ गया। इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी लड़की रोती है। दूसरा ले लेना या मैं ला दूंगी। देखो, हमारा गांव क्रॉस कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, तो हम लोग गांव क्यों नहीं जाते हैं? कितना मजा आएगा ना। अब यहाँ कोई नहीं रहता, तुम्हारे दादा दादी सब भगवान के पास चले गए, इसलिए हम सब लोग शहर चले गए। रागिनी अपने घर पहुंची और अपने रूम में चली गई। बैग अपने कमरे में रखा। उसका मोबाइल नीचे गिर गया। वो उठाने झुकी तो बेड के नीचे उसका दुपट्टा दिखा। वो चौंक गई कि ये दुपट्टा ट्रेन में उड़ गया था। वो यहाँ कैसे आ गया? उसने तुरंत ही उसे उठाया और अपने कंधे पर लेकर आईने में देखने लगी। उसके पीछे एक भूत खड़ी दिखी और वो हंस रही थी। उसकी लाल लाल आँखें, बिखरे बाल देखने के बाद रागिनी डर गई और चीखने ही वाली थी कि उसके मुंह पर भूतनी ने हाथ रख दिया। वो बेहोश हो गई। रात के 12 बज चुके थे। रागिनी के मम्मी पापा सो रहे थे। धीरे धीरे दरवाजा खुला। रागिनी के हाथ में चाकू था। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पापा के पास आकर वो दांत पीसने लगी और उसका चेहरा लाल होकर चुड़ैल बन गया। चुड़ैल ने चाकू ऊपर की तरफ उठाया और राजेंद्र बाबू को मारने ही वाली थी कि राजेंद्र बाबू की नींद खुल गई। वो बेड से नीचे गिर गए। चाकू बेड पर ही फंस गया। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। रागिनी की माँ ने रागिनी को जोर से पकड़ा और 2 थप्पड़ दिए। उसके पापा भी उठ गए और रागिनी से चाकू लेकर दूर फेंक दिया। तुम मुझे मारना चाहती हो रागिनी बेटा? तुमको क्या हो गया रागिनी बेटा? मैं रागिनी नहीं हूँ, मैं सुरेखा हूँ। याद आया कुछ? सुरेखा? कौन सुरेखा? मैं वही सुरेखा हूँ जिसको तुमने धोखा दिया। याद करो कॉलेज के दिन की बात। सुरेखा और राजेंद्र एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये वो समय था जब जात पात बहुत ज्यादा ही मायने रखती थी और न मोबाइल था और न ही न्यूज चैनल। सुरेखा, हम दोनों के प्यार को क्या हो गया? मम्मी पापा मानेंगे क्या? एक बार बात करके देखो, नहीं मानेंगे तो कुछ दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि साथ अगर जी नहीं सकते लेकिन मर तो सकते हैं ना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ऐसा मत बोलो, हम घर से भाग जाएंगे। तुम कल सीतापुर स्टेशन पर आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा और भागलपुर एक्सप्रेस से मुंबई चले जाएंगे। वहाँ कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, तुम सही समय पर आ जाना। सुरेखा सुबह सुबह आ गई और राजेंद्र का इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गई लेकिन राजेंद्र नहीं आया। सुरेखा ने भागलपुर एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी, लेकिन तुम नहीं आए और मैं उस स्टेशन पर आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे, लेकिन आज आ ही गए। तुमको पता है मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। इस चुड़ैल से तुम शादी करना चाहते थे। नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर टूट गया। ये देख लो मेरा पैर। लेकिन बाद में मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे घर वाले बोले कि वो गायब हो गई है। मैंने उसके बाद गांव छोड़ दिया। चुड़ैल थोड़ा नर्म पड़ने लगी। दर्दनाक प्यार की कहानी सुनकर रागिनी की माँ रोने लगी और बोली, बहन
तुमने इनसे सच्चा प्यार किया है और जिसे हम प्यार करते हैं उसे दुख नहीं पहुंचाते। इसलिए मेरी बेटी और मेरे पति को छोड़ दो, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। एक काम करो, मुझे मुक्ति दे दो। कैसे कैसे मुक्त करूं? मेरे ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क दीजिए और ये दुपट्टा जला दीजिए, मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजेंद्र बाबू पूजा घर से गंगा जल लाकर रागिनी के ऊपर छिड़क देते हैं और उस दुपट्टे को जला देते हैं। रागिनी बेहोश हो गई। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन तब हमें अपने सब्र से काम लेना चाहिए। लेखापनी आसाम का आखिरी स्टेशन था। इस स्टेशन की एक और खासियत थी, यहाँ रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। पूरा स्टेशन खाली होता था, प्लेटफॉर्म भी खाली, ना कोई रेलवे ऑफिसर और ना ही कोई राहगीर। रात के अंधेरे में इस स्टेशन पर मौत का तांडव होता था। कुछ साल पहले की बात है, गलती से दो युवक लेखापनी के प्लेटफॉर्म पर उतरे, जीतू और संजय। अबे ये प्लेटफॉर्म है या खंडहर? मुझे क्या पता, मैं तो जिंदगी में पहली बार यहाँ आया हूँ। तूने एड्रेस तो बराबर देखा था ना? यही है ना जो स्टेशन हमें उतरना था? हाँ यार, देखा था, बराबर देखा था। पर यहाँ इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नहीं दिख रहा है। तभी जीतू के पास से एक काली बिल्ली गुजरी। जानवर तो है भाई। और फिर दोनों को छन छन की आवाज सुनाई दी। दोनों पीछे घूमे तो एक बहुत सुंदर गांव की छोरी उनकी ओर आ रही थी। क्या लड़की है? ये मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। कहाँ मेरी पत्नी और कहाँ ये? वो लड़की उन दोनों के पास आई। बाबूजी, आप लोग यहाँ नए हैं क्या? हाँ, यहाँ कोई क्यों नहीं है? अरे बाबूजी, ये एक छोटा सा गांव है और गांव वाले तो सूरज ढलते ही सो जाते हैं, तो भला इतनी रात को यहाँ कोई कैसे होगा? तो तुम यहाँ कैसे? मेरी तो दुकान यहाँ है। दिन भर मेरे बाबा दुकान संभालते हैं और रात में मैं, जो बाहर के राहगीर आते हैं, उनके चाय नाश्ते का प्रबंध करते हैं हम। बहुत अच्छे, वैसे भी हमें भूख लगी है। तो आइए बाबूजी। सुंदरी उन दोनों को अपने छोटे से ठेले पर ले गई और उन्हें चाय पिला दी और फिर उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। ये स्टेशन कुछ ज्यादा खाली नहीं रहता? वो तो है बाबूजी। ये तो कोई भूतिया स्टेशन लगता है। आपको कैसे पता चला? क्या मतलब? क्या यहाँ सच में भूत हैं? लोगों का मानना तो है कि यहाँ एक लड़की का भूत रहता है। लड़की का भूत? हाँ, कई सालों पहले ये स्टेशन किसी आम स्टेशन की तरह था। यहाँ भी लोगों की भीड़ रहती थी, पर सांझ होने के बाद अक्सर ये स्टेशन खाली हो जाया करता था। एक रात इस स्टेशन पर कोई न था। एक गांव की लड़की यहाँ चाय का ठेला लगा रही थी। एक ट्रेन रुकी और कुछ आदमी ट्रेन से नीचे उतरे। बाबूजी, आप चाय पियेंगे? क्यों नहीं, जब पिलाने वाली इतनी अच्छी है तो चाय पीना तो बनता है। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। क्या लड़की है ना, कमाल है। गांव वाली लड़की गजब होती है। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। वो बेचारी गांव वाली चाय बनाती रही और वो आदमी हवस से उसे घूरते रहे। उन आदमियों ने उस लड़की को पकड़ लिया, दूसरे ने हाथ और तीसरे ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो तीनों उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उन तीनों को धक्का देकर भागने लगी। वो भागते भागते रेल की पटरी पर कूद गई। उन दरिंदों ने उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ा। वो डरी सहमी भागती रही और फिर सामने से रेल आई। वो सारे आदमी तो प्लेटफॉर्म पर कूद गए, पर वो लड़की कूद न पाई। ट्रेन ने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस रात से सभी लोग मानते हैं कि वो गांव वाली लड़की अब भी हर रात इस स्टेशन पर अपनी दुकान लगाती है। ये सुनकर संजय घबरा गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? सुंदरी ने कुछ जवाब न दिया। अरे मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है भाई। संजय ने अपना फोन निकाला और सुंदरी की तस्वीर खींचने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सुंदरी ने कैमरे में देखा तो दोनों डर गए, क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ। जीतू और संजय डर के मारे ट्रेन की ओर भागे। वो लोग ट्रेन की एक बोगी से दूसरी बोगी में भागते रहे। भाग संजय भाग, वो मेरे पीछे है भाई। भाग, रुक मत, भाग जल्दी भाग। संजय डरा हुआ था, वो गिर गया। वो भूतनी उसके पास आई।
अब मैं तुझे खूबसूरत नहीं दिख रही? इतनी देर से तो मेरी कमर देख रहा था, अब क्या हुआ? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तेरे जैसे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भूतनी ने संजय के चेहरे पर पैर रख दिया। संजय की मुंडी ट्रेन के फर्श के नीचे चली गई। संजय की चीख सुनकर जीतू डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल जीतू के सामने आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। तेरे पास तो पत्नी भी है, फिर भी तुझ में हवस भरी है। तुझ जैसे आदमियों को जीने का कोई हक नहीं। चुड़ैल जीतू को घसीटते हुए ट्रेन के बाहर ले गई, उसकी गर्दन मरोड़ दी और फिर उसको स्टेशन के साइन बोर्ड पर लटका दिया। हर किसी हवस के मारे का यही हाल होगा। ये आखिरी स्टेशन इन सब हवसियों की जिंदगी का आखिरी स्टेशन होगा।